All right. So purchase of business, question number two. This question is from February March 2015, paper three, variant two. सवाल स्टार्ट होता है Ada and Brian had been in partnership for 30 years, sharing profits and losses in the ratio 3:2 respectively. They agreed to sell their business to W Limited on 1st January 2025. W Limited took over all the assets except cash at bank. Trade payables were fully settled by the partnership at $76,000. तो जैसे कि कॉन्सेप्चुअली भी मैंने आपको बताया था जब मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा था कि बिजनेस अक्सर ये होता है कि सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को जो एक्वायरिंग बिजनेस होता है जो कि इस केस में डब्ल्यू लिमिटेड है, तो वो एडा एंड ब्राइन के तमाम एसेट्स को जो है वो एक्वायर कर रहा है एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, और लाइबिलिटीज यानी कि जो ट्रेड पेबल्स हैं उनको भी एक्वायर नहीं कर रहा। तभी लास्ट एडजस्टमेंट लिखी हुई है, ट्रेड पेबल्स वर सेटल्ड बाय पार्टनरशिप एट $76,000, विच मींस कि जब पार्टनरशिप अपने बिजनेस को डब्ल्यू लिमिटेड को सेल ऑफ कर रही थी, तो सेल ऑफ करने से पहले पहले उन्होंने अपने ट्रेड पेबल्स को सेटल कर दिया $76,000 की पेमेंट करके। यानी कि ट्रेड पेबल्स जो उस कंपनी की, जो उस पार्टनरशिप की, एडा एंड ब्राइन की जो लाइबिलिटी थी, उसको डब्ल्यू लिमिटेड ने एक्वायर नहीं किया है, वो उस पार्टनरशिप ने सेपरेटली सेटल ऑफ कर लिया है। देन हमारे पास लिखा हुआ है द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इमीडिएटली प्रायर टू द सेल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस वाज एज फॉलोज। यानी कि हमारे पास दोनों पार्टनरशिप बिजनेस की जो है हमारे पास पूरी एसओएफपी गिवन है, जिसमें तमाम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड होंगे। ऑब्वियसली सी बात है, एसओएफपी है तो तमाम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बुक वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड होंगे। तो हमारे पास पार्टनरशिप के अंदर इक्विपमेंट है, हमारे पास मोटर व्हीकल्स की बुक वैल्यू गिवन है। देन करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एट बैंक है। कैपिटल अकाउंट में एडा के 2 लाख हैं, ब्राइन के 1,50,000 है। करंट अकाउंट एडा का नेगेटिव है, ब्राइन का पॉजिटिव है। एंड देन करंट लाइबिलिटीज में उनके पास सिर्फ एक ट्रेड पेबल ही था, जिसको उन्होंने कहा है कि भाई बिजनेस बेचते हुए जब हमने ये डब्ल्यू लिमिटेड को अपना पार्टनरशिप सेल ऑफ की है, तो ट्रेड पेबल्स को हमने सेपरेटली $76,000 की पेमेंट करके सेटल कर दिया है। आफ्टर दैट, अच्छा ये जो तमाम वैल्यूज हैं ये किसके लिए रिलेटेड हैं, क्योंकि ये आप जैसा लिखा हुआ है कि ये एसओएफपी पार्टनरशिप बिजनेस की है, तो एडा एंड ब्राइन के लिए तो ये वाली वैल्यूज क्या है, रेलेवेंट। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। द वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर बाय डब्ल्यू लिमिटेड वाज एग्रीड अपॉन एज, यानी कि जब डब्ल्यू लिमिटेड ने एडा एंड ब्राइन के बिजनेस के एसेट्स खरीदे हैं, तो डब्ल्यू लिमिटेड के लिए जो एक्वायरर है उसके लिए उन एसेट्स की वैल्यू क्या है, या कौन सी एग्रीड वैल्यू के ऊपर उसने एसेट्स खरीदे हैं। इक्विपमेंट के लिए 1,74,000, मोटर व्हीकल का 48,000, इन्वेंट्री 89,000, ट्रेड रिसीवेबल 91,000। और यही चार एसेट्स हैं जो कि डब्ल्यू लिमिटेड ने एडा एंड ब्राइन से क्या किया है, एक्वायर किया है। कैश एट बैंक उसने एक्वायर नहीं किया, लाइबिलिटी में उनके पास ट्रेड पेबल्स था, वो भी उन्होंने एक्वायर नहीं किया। तो उन चारों एसेट्स की मैंने आपको बताया था कि ये जो एग्रीड वैल्यू होती है, ये किसके बराबर या किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये एक तरीके से फेयर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं ना कि इन चारों एसेट्स का टोटल कर लो, इक्विपमेंट का, मोटर व्हीकल का, दैट इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल का, तो जो इनका टोटल आएगा वो क्या बता रहा होगा, वो आपको फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड बता रहा होगा। तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मोटर इक्विपमेंट लिया है पार्ट डब्ल्यू लिमिटेड के बिजनेस ने 1,74,000 का। फिर उन्होंने इन्वेंट मोटर व्हीकल्स ली है 48,000 की। देन आफ्टरवर्ड्स उन्होंने इन्वेंट्री ली है 89,000 की। एंड आफ्टर दैट ट्रेड रिसीवेबल उन्होंने लिए हैं 91,000 के। यानी कि अगर आप इसका टोटल करोगे तो आपके पास टोटल वैल्यू निकल के आ रही है $4,02,000, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ठीक है ना। और अगेन पिछले सवालों की तरह ये जो फेयर वैल्यू है, ये एडा एंड ब्राइन को इन वैल्यूज से कोई खासा लेना देना नहीं है कि जो डब्ल्यू लिमिटेड है वो किस एग्रीड वैल्यू के ऊपर अपने इन एसेट्स को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। एडा एंड ब्राइन के लिए इन एसेट्स की बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट थी जो कि उनकी एसओएफपी में रिकॉर्डेड थी। बट जब हम बात करेंगे डब्ल्यू लिमिटेड के लिए, तो डब्ल्यू लिमिटेड जो कि बायर है, उनके पर्सपेक्टिव से, पर्सपेक्टिव ऑफ बायर या कह लो जो पर्सपेक्टिव ऑफ एक्वायरर है,
जो कि बिजनेस खरीद रहा है, जो कि इस केस में डब्ल्यू लिमिटेड है, उसके लिए ये फेयर वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बायर का, जो एक्वायरर है डब्ल्यू लिमिटेड, उसको नहीं फर्क पड़ता कि ये एसेट्स एड, जो एलन एंड ब्रायन के जो पार्टनर्स का नाम था एडा एंड ब्रायन, उन्होंने किस वैल्यू पे अपनी एसओपी में रिकॉर्ड किए हुए थे। डब्ल्यू लिमिटेड का कंसर्न ये है कि मैं किस वैल्यू के ऊपर इस एसेट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा, या एक तरीके से मैं किन वैल्यूज के ऊपर इस एसेट को खरीद रहा हूं। देन उसके आगे लिखा हुआ है कि भाई एक तो ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है, जो कि डब्ल्यू लिमिटेड ने एडा एंड ब्रायन के बिजनेस को पे करनी ही करनी है टू गेट होल्ड ऑन दोज एसेट्स। अगर उसको एडा एंड ब्रायन की पार्टनरशिप खरीदनी है तो उनको पहले तो ये जो टोटल एसेट जो वो एक्वायर कर रहे हैं उसकी जो भी एग्रीड वैल्यू, जिसका टोटल 4,02,000 निकल के आया है, ये तो पे करना ही करना है डब्ल्यू लिमिटेड ने। लेकिन इसके साथ नेक्स्ट पार्ट में लिखता है द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप वॉज एग्रीड एट 3 times द एवरेज प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 years। अब यहां पे गुडविल के लिए क्या कह रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब डब्ल्यू लिमिटेड बिजनेस खरीदेगा तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर भी कुछ अमाउंट देगा, जिसको हम गुडविल कहते हैं, गुड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। इट इज द अमाउंट पेड ओवर एंड अबव द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो यहां पे गुडविल की कैलकुलेशन क्या हो रही है, वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप was agreed at 3 times the average profit for the past 3 years। The profits of the partnership for the past 3 years were as follows। और ये बहुत ही रिसेंट सवाल है, तो अब ये आपसे अगर गुडविल की कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स कराए तो बहुत सिंपल है। कह रहा है कि भाई गुडविल की वैल्यूएशन 3 times द एवरेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट है। लास्ट 3 years का प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट है वो किस तरह निकालेंगे, 37,100 प्लस 41,300 प्लस 44,600, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करेंगे तो पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 37,100 प्लस 41,300 प्लस 44,600, या 1,23,000 डिवाइड बाय 3, या आपके पास आ रहा है एवरेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। जब हमने डिवाइड बाय 3 कराया तो $41,000 आपके पास ये कुछ एवरेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट निकल के आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने के लिए उसने क्या बोला था, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। The value of goodwill of the partnership was agreed at 3 times the average profit of the past 3 years। तो पास्ट 3 years का एवरेज प्रॉफिट इज $41,000। उसी $41,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे तो तुम्हारे पास गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाएगी, विच विल बी $1,23,000। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल, हमने कैलकुलेशन करी और हमने गुडविल निकाल ली कि भाई पार्टनरशिप के बिजनेस की जो गुडविल है वो कितनी आ रही है। एज इट वाज एग्रीड इट इज 3 times द एवरेज ऑफ द लास्ट पास्ट 3 years प्रॉफिट। हमने एवरेज पास्ट 3 years का प्रॉफिट निकाला 41,000, उसको टाइम्स 3 किया, गुडविल आ गई $1,23,000। आगे फिर क्या कहता है, अच्छा अब आप यहाँ पे अगर मैं अब आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ कि अब जो डब्ल्यू लिमिटेड है वो टोटल परचेज कंसिडरेशन क्या पे कर रहा है, यानी कि वो कितने पैसे दे के एडा एंड ब्रायन के बिजनेस को खरीदेगा। तो आपको पता है कि परचेज पर कंसिडरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स होती है जो कि एक्वायर हो रहे हैं, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स जो कि एक्वायर हो रहे हैं उनकी वैल्यू थी $4,02,000। तो हम परचेज कंसिडरेशन यानी कि एक तरीके से कितने पैसों में, परचेज कंसिडरेशन मींस व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ द बिजनेस और ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ एडा एंड ब्रायन। तो उसके दो कंपोनेंट्स हैं, पहला कंपोनेंट है जिसमें आपके ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आ जाएंगे 4,02,000 का, और दूसरा कंपोनेंट है जो गुडविल आप पे करोगे एडा एंड ब्रायन के बिजनेस को, जो कि आपने कैलकुलेट की है $1,23,000। दोनों को ऐड करोगे तो 525,000 की टोटल परचेज कंसिडरेशन है, जो कि पेबल है बाय डू लिमिटेड, पेबल, या ये लिख लेते हैं पेबल टू एडा एंड ब्रायन। जो एडा एंड ब्रायन की पार्टनरशिप डब्ल्यू लिमिटेड एक्वायर कर रहा है, उसको एक्वायर करने के लिए टोटल जो परचेज कंसिडरेशन जो पे करनी है वो 5,25,000 है, जिसमें से 4,02,000 इज द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एंड 1,23,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल दैट नीड्स टू बी पेड टू एडा एंड ब्रायन इन ऑर्डर टू एक्वायर देयर पार्टनरशिप।
आगे अगर एडजस्टमेंट नंबर 3 पे जाए तो अब वो उसी परचेज कंसिडरेशन को ब्रेक कर रहा है और बता रहा है कि भाई ये परचेज कंसिडरेशन डब्ल्यू लिमिटेड ने किस तरीके से फुलफिल करी है, किस तरीके से सेटिस्फाइड करी है। तो लिखा हुआ है द परचेज कंसिडरेशन वाज फुली सेटिस्फाइड बाय द इशू ऑफ न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड एट अ वैल्यू ऑफ $1.75 per share. The shares were to be allocated to the partners according to their profit and loss sharing ratio. Before the takeover, W Limited had 5 million $1 ordinary shares in issue. कह रहा है कि इस इशू से पहले डब्ल्यू लिमिटेड के पास ऑलरेडी 5 मिलियन यानी कि 50 लाख शेयर्स ऑलरेडी इशू हुए हुए थे ऑफ $1 ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू, यानी कि उनकी जो फेस वैल्यू थी वो $1 ईच थी, ऑफ $1 ईच। ये डब्ल्यू लिमिटेड के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर क्या कहते हैं शेयर कैपिटल है, जो कि बिफोर एक्वायरिंग एडा एंड ब्रायन की पार्टनरशिप ऑलरेडी इशू हुआ था। तो अब नया शेयर कितना इशू हुआ है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज उसने बोली है, वॉज फुली सेटिस्फाइड। ये जो एक वर्ड है ना फुली का, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने भी पिछले जो सवाल किए थे उसमें जो परचेज कंसिडरेशन थी, जो आपकी बेसिकली परचेज प्राइस थी, वो नॉर्मली होता था कि कुछ शेयर्स और कुछ कैश प्राइस हम पे कर रहे होते थे। यानी कि अगर टोटल परचेज कंसिडरेशन 2,50,000 की है तो हम लेट से 2,10,000 शेयर से फुलफिल कर देते थे, बाकी का 40,000 हम कैश से पूरा कर देते थे। यहाँ पे दिस इज अ कंप्लीट स्टॉक फॉर स्टॉक ट्रांजैक्शन, जिसका मतलब यह है कि एडा एंड ब्रायन का पूरा बिजनेस डब्ल्यू लिमिटेड सिर्फ और सिर्फ शेयर्स इशू करके खरीद रहा है। तो कितने शेयर्स इशू करेगा डब्ल्यू लिमिटेड टू गिव एडा एंड ब्रायन दिस टोटल परचेज कंसिडरेशन ऑफ $5,25,000? तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, न्यू शेयर्स इशूड बाय डब्ल्यू लिमिटेड। डब्ल्यू लिमिटेड कितने शेयर्स इशू करेगा? बहुत सिंपल सी बात है। टोटल प्राइस जो डब्ल्यू लिमिटेड ने पे करनी है एडा एंड ब्रायन को, जो हमने ऊपर निकाली, दैट इज $5,25,000, और उसकी जो एक शेयर की वैल्यू है जो कि वो इशू करने जा रहा है एट अ वैल्यू ऑफ 1.75 पर शेयर, लिखा हुआ है डब्ल्यू लिमिटेड एट अ वैल्यू ऑफ 1.75 पर शेयर, यानी कि जो एक शेयर जो डब्ल्यू लिमिटेड एडा एंड ब्रायन को इशू करने वाला है उसकी वैल्यू $1.75 है। तो अगर आप सिंपली 5,25,000 को डिवाइड वैल्यू ऑफ शेयर जो कि $1.75 है उससे करा दो, तो 5,25,000 डिवाइड बाय 1.75, ये आपके पास आ रहा है 3,00,000 विच मीन्स के टोटल शेयर जो कि डब्ल्यू लिमिटेड ने एडा एंड ब्रायन को इशू किए हैं वो 3,00,000 शेयर्स इशू किए हैं। और क्योंकि एक शेयर की वैल्यू 1.75 थी तो टोटल परचेज कंसिडरेशन 5,25,000 की शेयर इशू से ही फुलफिल हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। एक मिनट दिएगा, अजान हो जाए फिर रिज्यूम करते हैं। अच्छा जी, तो न्यू शेयर इशूड जो आपके पास टोटल डब्ल्यू लिमिटेड इशू कर रहा है, 3,00,000 शेयर्स डब्ल्यू लिमिटेड इशू करेगा टू सेटिस्फाई अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ $5,25,000। एंड उसकी बेसिस पे जो है ये आपका जो टोटल परचेज प्राइस है वो फुलफिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब एक बात समझने की है कि डब्ल्यू लिमिटेड के परस्पेक्टिव से अगर सोचा जाए तो डब्ल्यू लिमिटेड जब ये 3,00,000 शेयर्स इशू करेगा तो इनका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बार बार आपको बताया है विल ऑलवेज इंक्रीज बाय इट्स फेस वैल्यू। तो शेयर की जो उनके डब्ल्यू लिमिटेड का जो शेयर था वो ऑलरेडी उसने बताया हुआ है कि भाई उसकी एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो $1 ईच है। तो इनका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितने से बढ़ेगा? इनका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डब्ल्यू लिमिटेड की बात हो रही है, बढ़ेगा $3,00,000 से। और बाकी जो इनका शेयर प्रीमियम है वो कितने से बढ़ेगा? देखो, अगर इनके शेयर की फेस वैल्यू जो है वो $1 थी और इन्होंने शेयर को जो इशू किया है, दे इशूड द शेयर्स एट अ वैल्यू ऑफ 1.75, तो जो बाकी का 0.75 है उनका शेयर प्रीमियम है जो कि उन्होंने पूरे 3,00,000 शेयर्स के ऊपर चार्ज किया है। तो 3,00,000 टाइम 0.75 अगर आप करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा $2,25,000, विच वुड बी द शेयर प्रीमियम जो कि डब्ल्यू लिमिटेड की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इंक्रीज कर जाएगा। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब आपकी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा सवाल के ऊपर। स्टेट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन गुडविल
एंड टेंजिबल एसेट। अच्छा, गुडविल मैंने आपको बताया कि इट इज द गुड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की ब्रांड इमेज कैसी है, बिजनेस का कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कैसा है, बिजनेस का कस्टमर के साथ रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीजें जो है वो एक बिजनेस की गुडविल, उसकी रेपुटेशन क्रिएट करती हैं। एंड इट इज एन इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट, क्योंकि इन सारी चीजों को आप छू के नहीं देख सकते, क्योंकि आप छू के नहीं देख सकते तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है बिटवीन अ गुडविल एंड अ टेंजिबल एसेट इज दैट के गुडविल कैन नॉट बी seen physically, cannot be seen physically as compared to tangible asset। क्योंकि टेंजिबल एसेट, टेंजिबल का वर्ड ही मतलब ही यही होता है कि भाई आप उसको छू सकते हो, उसको देख सकते हो, दैट इज वाई इट इज टेंजिबल। और नॉन टेंजिबल का मतलब ही होता है कि आप उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, दैट इज वाई इट इज इंटेंजिबल। तो कंपेयर टू टेंजिबल एसेट। देन दूसरा फर्क क्या होता है, यहाँ पे अब एक बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। टेंजिबल एसेट, लेट्स से ये मेरा एक कैलकुलेटर है या इस तरीके का कोई भी इक्विपमेंट है, मैं इसको जब चाहूं जैसे चाहूं सेपरेटली सेल ऑफ कर सकता हूं। लेकिन एक बिजनेस अपनी गुडविल को सेपरेटली सेल ऑफ नहीं कर सकता। मैं अगर आपसे, मेरा एक बिजनेस है और मैं कहता हूं मैं आपसे सिर्फ सिर्फ आपको अपने बिजनेस की रेपुटेशन बेचूंगा, दैट वुड नॉट मेक एनी सेंस। या तो आपको अगर अपने बिजनेस की रेपुटेशन बेचनी है, गुडविल बेचनी है, इसका मतलब ये कि आप अपना पूरा बिजनेस बेचो विद ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, कुछ ना कुछ एग्रीमेंट में कुछ एक आध एसेट लाइबिलिटी नहीं जाती, एक्वायरर नहीं रखना चाहता, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप एक्विजिशन की बात करते हो तो आप अपने तमाम एसेट्स को क्या कर रहे हो, तो सेल ऑफ कर रहे हो, तो इंक्लूडिंग गुडविल। अच्छा, लेकिन अब मैं एज अ बिजनेस चाहता हूँ कि यार ये फला एक कोई नॉन करंट एसेट को इक्विपमेंट पड़ा हुआ है जिसका भी इतना यूज नहीं है, मैं उसको सेपरेटली सेल ऑफ करना चाहूँ तो मैं उसको सेपरेटली बेच सकता हूँ। गुडविल को मैं सेपरेटली नहीं बेच सकता। तो मैं यहाँ पे अगला पॉइंट लिखूंगा, गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली एज कंपेयर टू टेंजिबल एसेट, एज कंपेयर्ड टू टेंजिबल एसेट। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट हम लिख देंगे। तीसरा, दूसरा पॉइंट हमारा हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, एक तो ये कि भाई गुडविल जो है वो फिजिकली देखा जा सकता है, जबकि फिजिकली नहीं देखा जा सकता, जबकि टेंजिबल एसेट जो है वो फिजिकली देखा जा सकता है। गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली एज कम्पेयर टू टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट को हम सेपरेटली बेच सकते हैं, गुडविल को सेपरेटली नहीं बेच सकते। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं रीजन कि क्या बताया आपने? गुडविल सेपरेटली नहीं बेच सकते? बेटा मैं अपने बिजनेस के ब्रांड इमेज कैसे सेपरेटली बेचूंगा, अलग से नहीं बेच सकता मैं अपने बिजनेस की ब्रांड मतलब इमेज वो को। मैं कहता हूँ एसेट्स जैसे ट्रांसफर होता है उसके साथ होता है, उसके एसेट्स एंड साथ ही होगा, लायबिलिटी। अलग से नहीं हो सकता, बिल्कुल। जबकि अगर नॉर्मल एसेट्स की बात करूं, जो फिजिकल एसेट्स होते हैं, उनको मैं अलग से भी चाहूं तो बेच सकता हूं जब चाहूं। अच्छा, तीसरा पॉइंट इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि गुडविल की जो वैल्यू है वो हर बंदे के लिए डिफरेंट होगी। एक बिजनेस, लेट से, जो आपके बिजनेस की गुडविल को जो वैल्यू देगा हो सकता है वो ज्यादा हो, अगला बंदा आके आपकी बिजनेस की गुडविल की जो वैल्यू देगा वो कम हो, तीसरा बंदा आके हो सकता है बहुत ही ज्यादा आपको वैल्यू दे दे। तो गुडविल की जो वैल्यू है वो हमेशा सब्जेक्टिव रहेगी। सब्जेक्टिव से क्या मतलब है कि वो हर बंदे के लिए डिफरेंट होगी, हर बंदा उसको डिफरेंट नजरिए से वैल्यू कर रहा होगा। जबकि टेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो ज्यादातर जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है। अगर आपके पास एक मशीन पड़ी हुई है तो सबको पता है उस मशीन की क्या वैल्यू है, 19-20 का फर्क होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बंदा 5 लाख का और अगला बंदा 10 लाख कहेगा। एक बंदा 5 लाख कह रहा है तो अगला बंदा 5,10,000 कह देगा। जबकि गुडविल के अंदर हो सकता है एक बंदा 5 लाख का और अगला बंदा आके 10 लाख कह दे, क्योंकि हो सकता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट एंगल से आपके बिजनेस की रेपुटेशन को असेस कर रहा हो। तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव, वेयर एज वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से मतलब है कि सबको पता है भाई उसकी क्या वैल्यू है, उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ सकता। ठीक है ना। अगला, अच्छा, अगला पार्ट वो जो कह रहा है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कहता है कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन पेएबल बाय डब्ल्यू लिमिटेड। तो मैंने तो ऑलरेडी परचेज कंसिडरेशन निकाल ली है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि परचेज कंसिडरेशन के दो कंपोनेंट हैं, एक तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स जो कि एक्वायरर एक्वायर कर रहा है। तो डब्ल्यू लिमिटेड ये 4 एसेट्स एक्वायर कर रहा था, उसकी टोटल फेयर वैल्यू 4,02,000 थी। और उसके बाद जो गुडविल पे कर रहा है,
गुडविल की कैलकुलेशन भी हमने ऑलरेडी कर ली है। एवरेज 3 टाइम्स द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट 1,23,000 आ रहा था। तो ये सारी वर्किंग जो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ कर ली है, वो आपको उसूली तौर पे यहाँ पार्ट बी के अंदर करके दिखानी है। मैं सिर्फ यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन करके जो है वो प्लस करते हुए दिखा देता हूँ दोबारा। परचेज कंसिडरेशन, एक तो मैं ये बात लिख देता हूँ कि इट विल कंप्राइज ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स प्लस गुडविल, ठीक है ना। और दूसरा पे मैं इनकी वैल्यूज डाल देता हूँ। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स थी 4,02,000 और गुडविल की वैल्यू थी 1,23,000। ये टोटल बन गया आपका 5,25,000। सर परचेज कंसिडरेशन की डेफिनेशन पूछता है? ना पूछ नहीं सकता, लेकिन अगर आपको लिखनी हो तो आप लिख सकते हो। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि इट इज द परचेज प्राइस बीइंग पेड बाय द एक्वायरर टू गेट होल्ड ऑन द बिजनेस ऑफ द सेलर। जो भी प्राइस आपके एक्वायरर को पे करनी पड़ती है सेलर को टू गेट होल्ड ऑन इट्स एसेट्स और टू गेट होल्ड ऑन इट्स बिजनेस, वो आपकी परचेज कंसिडरेशन है। तो पूछ ले तो आप लिख सकते हो। डेफिनेशन को देखो किसी भी चीज की पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज की पूछेगा किसी दूसरी चीज की नहीं पूछेगा। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आता होगा तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो। पार्ट सी में कहता है कंप्लीट द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एडा एंड ब्राइन और पेज 9 शोइंग द फाइनल सेटलमेंट विद द पार्टनरशिप कैश एट बैंक अकाउंट। अब अगेन देखो ये कैपिटल अकाउंट बनाने का कह रहा है। कैपिटल अकाउंट आपको पता है किसके पर्सपेक्टिव से बनता है? कैपिटल अकाउंट हमेशा सेलर के पर्सपेक्टिव से बनता है, जो कि एडा एंड ब्राइन है। और कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले, क्योंकि यहाँ पे ये बिजनेस बेच दिया है एडा एंड ब्राइन ने, तो एडा एंड ब्राइन ने जब ये बिजनेस बेच दिया है तो सबसे पहले तो कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन, कि भाई रियलाइजेशन के टाइम उन्होंने फायदा कमाया नुकसान कमाया। तो उन्होंने अपना बिजनेस टोटल कितने का बेचा है, जो हमने परचेज कंसिडरेशन भी निकाली, 5,25,000 का उन्होंने अपना पूरा बिजनेस बेच दिया है। और उनके बिजनेस के अंदर जो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एसेट्स उन्होंने एक तरीके से बेचे हैं, वो सिर्फ ये 4 एसेट्स बेचे हैं। तो आप ये देखो कि इन 4 एसेट्स की जो टोटल बुक वैल्यू थी वो इनके बिजनेस में कितनी थी। तो वो उनके बिजनेस में वैसे टोटल एसेट्स की वैल्यू 4,22,000 थी, लेकिन उन्होंने कैश एट बैंक नहीं बेचा। तो अगर आप सिंपली, मैं अगर आपसे कहता हूं कि भाई मुझे, अब देखो अकाउंट नहीं बनाना, अब आप कहते हो सर पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बनाए, भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना, उसके मार्क्स मुझे अलग से नहीं मिलने वाले, उसने सिर्फ नीचे वर्किंग का कॉलम छोड़ दिखाया है। मैं यहाँ पे बोलूंगा गेन ऑन रियलाइजेशन की एक हेडिंग डालूंगा, ठीक है। और मैं बस यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगा कि गेन या लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना है। गेन ऑन रियलाइजेशन स्लैश लॉस ऑन रियलाइजेशन कुछ भी हो सकता है। तो वो निकालने के लिए मैं कहूंगा कि भाई बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स सोल्ड। तो उन्होंने जो टोटल एसेट्स सोल्ड बेचे हैं एडा एंड ब्रांड ने, उनकी बुक वैल्यू, वैसे तो टोटल एसेट्स की मैंने आपको बताया 4,22,000 है, लेकिन उसमें से उन्होंने कैश एट बैंक को जो है वो नहीं बेचा। तो 4,22,000 में से अगर आप 14,000 हटा दें, 4,22,000 में से अगर आप 14,000 हटा दें तो ये बन जाएगा 4,18,000, 4,08,000। ये बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है जो कि एडा एंड ब्राइन ने डब्ल्यू लिमिटेड को बेची है। और कितने की बेची है वो हमने ऊपर निकाला हुआ था। परचेज कंसिडरेशन 5,25,000 है, तो 5,25,000 की इन्होंने अपने ये टोटल एसेट्स बेचे हैं, जिनकी बुक वैल्यू 4,08,000 थी। दोनों का डिफरेंस अगर आप ले लो, 5,25,000 माइनस 4,08,000, 5,25,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परचेज प्राइस को। और 4,08,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड को। तो ये आपका बन गया 1,17,000। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए आसानी के लिए लिख देता हूँ कि भाई गेन या लॉस ऑन रियलाइजेशन अगर डायरेक्टली निकालने का आ जाए, एक तो है ना कि पूरा अकाउंट बनाओ, अगर आपको डायरेक्टली निकालना है तो फिर क्या तरीका है, ये मैं आपके लिए यहाँ पे क्लैरिटी दे देता हूँ कि आपने सिंपली परचेज प्राइस या परचेज कंसिडरेशन में से किसको माइनस करा देना है? परचेज कंसिडरेशन, जैसे कि अभी हम करा रहे हैं, ये हमने कराया परचेज कंसिडरेशन माइनस बुक वैल्यू, यानी कि जो एसओएफपी में वैल्यू थी, बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स सोल्ड। जो आपने एसेट्स बेचे हैं उनकी जो बुक वैल्यू है वो क्या करा दो? माइनस करा दो, तो गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन आ जाएगा। एक चीज जो कि आपको समझनी है, एक यहाँ पे अगर कोई बच्चा समझता है कि अब ये 1,17,000 फाइनल है, तो उसने एक चीज मिस कर दिया। आपको याद होगा मैंने बताया था कि एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन एवरीथिंग नीड्स टू बी पास थ्रू द रियलाइजेशन अकाउंट। एक यहाँ पे जो लाइबिलिटी थी
ठीक है ना, कैश को तो छोड़ दो ना, उसका तो मसला ही नहीं है। कैश तो अगर 16,000 है तो उसकी वैल्यू 16,000 ही है, वो 15,999 नहीं होने वाली, 16,001 नहीं होने वाली, वो तो 16 की 16,000 ही रहेगी। जैसे कि इस केस में 16,000 नहीं है, इस केस में 14,000 है, तो वो 14,000 से 14,001 नहीं हो सकती, 13,999 नहीं हो सकती, वो 14,000 फिक्स है। ट्रेड पेबल के लिए क्या बात हुई थी, जरा अगर वापसी आप जाओ, ट्रेड पेबल के लिए उसमें शुरू में कहा था कि हमने ट्रेड पेबल को सेपरेटली सेटल किया है $76,000 पे, क्योंकि ये ट्रेड पेबल जो है वो डब्ल्यू लिमिटेड को नहीं बेचे गए हैं, ये सेपरेटली सेटल हुए हैं। और कितने पे सेटल हुए हैं, 76,000 पे सेटल हुए हैं। जबकि इनकी एसओ एफ पी के अंदर जो बुक वैल्यू है ट्रेड पेबल की, वो कितनी है, वो है $77,000। यानी कि इवन थो आपने ये ट्रेड पेबल्स डब्ल्यू लिमिटेड को नहीं बेचे, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन आपने जब उनकी सेपरेटली सेटलमेंट करी, तो वहां पे भी आपने 1,000 का फायदा कमा लिया। कैसे कमाया वो, अब हो सकता है आपको कोई डिस्काउंट मिल गया हो सकता है किसी ने आपको कुछ पैसे छोड़ दिए हो, मोस्ट प्रॉब्ली होता है कि डिस्काउंट मिल जाता है आपको, कि भाई आप जल्दी पैसे दे रहे हो तो हाथ के हाथ, तो कोई बंदा आपको कुछ सप्लाई डिस्काउंट दे देता है। मजे की बात बस क्या है कि मैंने आपको बताया कि एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन एवरी एंट्री नीड्स टू बी पास थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर ट्रेड पेबल जिनकी बुक वैल्यू 77,000 थी, आपने उनको 76,000 दे के सेटल कर दिया, तो जो $1,000 का गेन है, वो भी गेन ऑन रियलाइजेशन के अंदर अकाउंटेंट किया जाएगा। तो अगर आप टी अकाउंट बनाते तो आप डेफिनेटली ट्रेड पेबल्स को भी ट्रांसफर करते एट 77,000 की बुक वैल्यू, और आप शो करते कि हमने इनको 76,000 बैंक अकाउंट से दिए हैं और ये सेटल हो गए, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्रेडिट साइड कितनी होती, 77 होती, जो कि ट्रेड पेबल की बुक वैल्यू है, और डेबिट साइड 76,000 होती, जो कि आपने पेमेंट को करी है थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। तो 77 माइनस 76 ऑटोमेटिकली $1,000 क्रेडिट साइड पे बचता, जो कि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करता। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया, ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है, मैं इसके अंदर अब एक्सटेंशन करूंगा, और ये एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके आगे लिख रहा हूँ प्लस, और मैं प्लस क्या लिख रहा हूं, एनी गेन स्लैश लॉस ऑन एसेट्स स्लैश लाइबिलिटीज दैट आर सेपरेटली सेटल्ड, दैट आर सेपरेटली सेटल्ड। तो आपने इस केस में करंट ट्रेड पेबल्स को सेपरेटली सेटल किया था, और उस सेटलमेंट पे आपको कितने पैसे मिले हैं, 1,000 का फायदा हो गया, क्योंकि 77 के ट्रेड पेबल को आपने 76 देके जान छुड़ा ली, तो वो 1,000 यहाँ पे ऐड होगा। 1,17,000 प्लस 1,000, ये टोटल बन गया 1,18,000। ये आपका गेन ऑन रियलाइजेशन है, जो कि पार्टनर्स के दरमियान इन देयर एग्जिस्टिंग पीएनएल रेशो, जो कि 3:2 का है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 1,18,000 मल्टीप्लाई बाय अगर 3/5 में कर दूं, 1,18,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो ये मेरे पास कुछ आ रहा है 70,800। ये बनेगा एडा का 1,18,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 70,800। और जो दूसरा ब्राइन था या बैटी थी, जो भी, इसका बी लिख देता हूँ खाली, 1,18,000, उसका रेशो 2 था। तो टोटल 5 हिस्से हैं, जिसमें से 2 जो है वो क्या नाम है देख ही लेते हैं। अच्छा, ब्राइन, हाँ ब्राइन नाम है, तो 2 हिस्से जो हैं वो ब्राइन के हैं। 2/5 करूंगा, तो ये मेरे पास आंसर बन रहा है 47,200। ठीक है ना, तो गेन ऑन रियलाइजेशन दोनों पार्टनर्स का निकल के आ गया। तो अब यहाँ पे अगर कोई बच्चा पूरा टी अकाउंट बनाने बैठ जाएगा, तो वो टाइम थोड़ा सा वेस्ट कर देगा, जो कि टाइम आपके पास पता है पेपर के अंदर ऐसी लिमिटेड है, तो आपने फिर पूरा टी अकाउंट रियलाइजेशन का नहीं बनाना। हाँ, रिक्वायरमेंट होती तो फिर मार्क्स होते, फिर मैं बनाता भी। अच्छा, एक और वर्किंग जो यहाँ पे आपको मुझे करनी पड़ेगी, वो किसकी है, शेयर कैपिटल की। क्योंकि शेयर कैपिटल जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, हमें टोटल जो शेयर्स मिले हैं वो पूरी की पूरी सेटलमेंट ही शेयर से हुई है ना, तो पूरा 5,25,000 हमें शेयर से ही मिला है। लेकिन उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उसने कहा था द शेयर्स वर टू बी एलोकेटेड टू द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, यानी कि वो भी 3:2 की बेसिस पे होगी। तो अगर वो भी 3:2 की बेसिस पे होगी, तो शेयर कैपिटल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, ताकि बस फिर डायरेक्टली फिगर्स डालूं। तो उसमें सबसे पहले एडा पूरा 5,25,000, क्योंकि शेयर कैपिटल से ही एडजस्ट हुआ है, तो 5,25,000। एडा के टोटल 3 हिस्से हैं, और ब्राइन के जो हैं वो टोटल 2 हिस्से हैं। तो 5,25,000 टाइम्स 3/5 एंड 5,25,000 टाइम्स 2/5। तो दोनों के जो शेयर कैपिटल की जो अमाउंट जो उनको रिसीव हुई है,
वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। 3/5 करेंगे तो एडा के लिए आ जाएगी 3,15,000, और 2/5 करेंगे तो हमारे पास वो ब्राइन के लिए आ जाएगी, जो कि आ रही है 2,10,000। ठीक है जी, तो अब हम हमारा कैपिटल अकाउंट बहुत इजीली बना सकते हैं। कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये बिजनेस बिक चुका है, ये पार्टनरशिप बिक चुकी है, हमें इसके बैलेंस को जीरो पे लेके आना है। तो वी विल स्टार्ट विद बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी जो है वो आपके पास बन रहा है कितने का, गिवन है, बल्कि बन क्या रहा है, एडा का 2 लाख का है, ब्राइन का 1,50,000 का है, जो उनकी एसओएफ गिवन थी, वहां से उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस उठाए। 2 लाख लिखा एडा के लिए, 1,50,000 लिखा ब्राइन के लिए। फिर दूसरी चीज जो इनका गेन ऑन रियलाइजेशन है, जब इन्होंने पार्टनरशिप को क्लोज किया है तो क्लोज करते करते इनको फायदा हुआ है। जो फायदा हुआ है तो उसमें एडा का जो शेयर है वो 70,800 का बन रहा है, जबकि ब्राइन का शेयर जो है वो 47,200 का बन रहा है। इसी तरीके से इनको कुछ कंपनसेशन मिली है शेयर कैपिटल की फॉर्म में, तो वो शेयर कैपिटल की फॉर्म में जो इनको कंपनसेशन मिली है, उस जब भी पार्टनर को कोई चीज रिसीव होती है तो मैंने आपको बताया पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो एडा को जो शेयर्स मिले हैं वो कितने के मिले हैं, 3,15,000 के, और ब्राइन को मिले हैं 2,10,000 के। तो रिस्पेक्टिव अमाउंट से इनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। वन मोर थिंग, जब आप रियलाइजेशन करते हो, पार्टनरशिप बेच रहे होते हो, तो जो भी आपके करंट अकाउंट का बैलेंस है वो भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो आपके पास एडा का बैलेंस नेगेटिव था तो वो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि ब्राइन का पॉजिटिव था तो वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो मैं इधर भी करंट अकाउंट लिखूंगा, इधर बैलेंस आएगा ट्रांसफर होके करंट अकाउंट का सिर्फ ब्राइन का, जो कि +5,000 था, और डेबिट साइड पे भी लिखूंगा करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर होके आ रहा है सिर्फ एडा का, जो कि 10,000 था और नेगेटिव था, तो इस वजह से डेबिट साइड पे आ रहा है। तो ये इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। अदर देन दैट और कोई चीज जो बची हो, नहीं, और कोई चीज नहीं बची। बस हमें अब फाइनल सेटलमेंट दिखानी है। फाइनल सेटलमेंट किस तरीके से दिखाएंगे, पहले अगर लेट्स से एडा के लिए बात करें तो एडा के क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है 2,70,800, और एडा के क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है 2,70,800, और एडा का अगर आप डेबिट साइड देखो तो उसका टोटल बन रहा है 3,25,000। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि एडा को जो पैसे मिल चुके हैं दे आर फार मोर ग्रेटर और दे आर फार मोर हैवियर एज कंपेयर टू जो कि उसको पैसे मिलने चाहिए थे। तो क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का जो डिफरेंस है, यानी कि जो कि आप अगर निकालो तो 2,70,800 -3,25,000, तो ये एक तरीके से नेगेटिव बैलेंस निकल के आएगा 54,200 का, क्योंकि एडा को मिलने कम थे 270,800, उसको मिल 325,000 गए। तो जो दोनों का डिफरेंस है दैट इज 54,200, जो कि अब एडा को पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट के अंदर डालना पड़ेगा। जब एडा पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट के अंदर ये पैसे डालेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एडा का अकाउंट क्या हो जाएगा, एडा का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, एंड दिस विल एक्ट एज द बैलेंसिंग फिगर। तो जो सर डिफरेंस क्यों ये अमाउंट है दैट बैलेंसिंग इज फिगर फिफ्टी नहीं फोर क्यों? थाउजेंड तो और कहाँ से पैसे देंगे, घर से लाके पैसे देंगे, बैंक से ही पैसे होते हैं ना, हमेशा सेटलमेंट फाइनल किधर से होती है, बैंक से ही होती है। और यहाँ पे उसने लिखा हुआ भी है शोइंग द फाइनल सेटलमेंट विद द पार्टनरशिप्स कैश एट बैंक अकाउंट, वो नहीं भी लिखता तो भी क्वाइट ऑब्वियस था कि जो भी पैसे अब अगर पार्टनर को ज्यादा मिल चुके हैं तो उसने वो ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट में डालने हैं, और अगर किसी पार्टनर को कम पैसे मिले हैं तो उसको जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अपेरेंटली बैंक अकाउंट से ही मिलनी है। हमेशा फाइनल सेटलमेंट आपके पास बैंक अकाउंट से ही होती है। और तो फिर अब रीजन अगर ये यही, कि उससे ज्यादा पैसे मिल गए। हाँ, एडा को जो है वो ज्यादा पैसे मिल गए तो अब एडा को पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट में पैसे डालने हैं। जबकि अगर आप ब्राइन के लिए अच्छा अगर चेक करो, ब्राइन के लिए अगर आप चेक करोगे तो ब्राइन की क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 150 +47,200 +5,000, ये कुछ बन रहा है, कैलकुलेटर में ही डाल लेते हैं, 150,000 +47,200 +5,000, क्रेडिट का टोटल बन रहा है 2,02,200। ये ब्राइन के क्रेडिट का टोटल बन रहा है, ठीक है ना। और अगर ब्राइन के डेबिट का टोटल देखो तो वो सिर्फ 2,10,000 है। तो अब ब्राइन के केस में ब्राइन को पैसे मिल रहे थे कितने, 2,02,200, और ब्राइन को जो टोटल पैसे अभी तक मिले हैं वो सिर्फ कितने हैं, वो सिर्फ उसको मिले हैं 2 लाख, अच्छा नहीं, इनफैक्ट ब्राइन को भी ज्यादा पैसे मिल गए, ब्राइन को मिलने थे 2,02,200 और ब्राइन को मिल चुके हैं 2,10,000। तो अपेरेंटली ब्राइन का भी जो क्रेडिट साइड है वो कम है और डेबिट साइड जो है वो ज्यादा है, यानी कि ब्राइन को भी ज्यादा पैसे मिल चुके हैं। तो जो पैसे ब्राइन को ज्यादा मिल गए हैं वो ब्राइन भी किधर डालेगा, वो ब्राइन भी बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेगा। सो ब्राइन को कितने पैसे ज्यादा मिले हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं, 2,02,200
माइनस 2,10,000, यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल। तो ब्राइन को भी 7,800 जो है वो बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने पड़ेंगे, क्योंकि इनको जो पैसे मिलने थे, सिंपल सी बात है, जो इनका क्रेडिट साइड का टोटल था जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था कि इनको कितने पैसे मिलने हैं, जब आपने उसको कंपेयर कराया कि डेबिट साइड के उससे कि इनको शेयर कैपिटल की फॉर्म में कितने पैसे मिल चुके हैं, तो इनको जो पैसे मिलने थे वो कम है, और जो पैसे मिल चुके हैं शेयर कैपिटल की फॉर्म में वो ज्यादा है। तो दैट इज वाई जो ज्यादा पैसे इनको मिल चुके हैं वो दोबारा ये बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और जब ये बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे तो आप देखो इसका क्रेडिट का टोटल भी 3,25,000 हो जाएगा, और इसके डेबिट का टोटल भी 3,25,000 हो जाएगा, एडा की अगर बात करें तो। और ब्राइन की बात करें तो ब्राइन का क्रेडिट का टोटल भी कितना हो जाएगा, पहले 2,02,200 था, 7,800 ऐड कर दोगे तो 2,10,000 बन जाएगा। और डेबिट का भी कितना है, 2,10,000 है, विच रिप्रेजेंट्स के अब ब्राइन के कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई बैलेंस बीडी कोई बैलेंस सीडी नहीं बचेगा, विच रिप्रेजेंट्स के हमारी बुक्स क्या हो गई हैं, एडा एंड ब्राइन की जो बुक्स हैं वो क्लोज हो गई हैं, क्योंकि इनके कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई बैलेंस नहीं बचा। देन लेट्स मूव टुवर्ड तो पार्ट्स डी। इन्होंने शेयर अच्छा, कैपिटल इतना ज्यादा ज्यादा क्यों दे दिया? इतना ज्यादा ज्यादा दे नहीं दिया, बेसिकली शेयर कैपिटल पार्टनर्स को डायरेक्टली मिल गया था फ्रॉम डब्ल्यू लिमिटेड। तो अब वो जो, क्योंकि उसको सारा का सारा शेयर कैपिटल मिल गया था, तो आप ये बात देखो ना यार, आप ये देखो कि इनके बैंक अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे पड़े हुए हैं, 14,000 पड़े हुए हैं, ठीक है ना। और इन्होंने जो ट्रेड पेबल को सेटलमेंट करनी है वो 76,000 को की करनी है। तो क्योंकि इनको सारी सेटलमेंट की शेयर कैपिटल की फॉर्म में मिली है, तो इस वजह से इनको पैसे ज्यादा ज्यादा मिल चुके हैं शेयर कैपिटल की फॉर्म में। और कैश में इनको कोई सेटलमेंट नहीं हुई है। अगर तो कैश में सेटलमेंट मिक्स ट्रांजैक्शन होती, तो कुछ सेटलमेंट कैश में होती, तो शायद हम ये कह सकते हैं कि भाई इनको कैपिटल अकाउंट में इतने ज्यादा ज्यादा पैसे नहीं मिलते फ्रॉम डब्ल्यू लिमिटेड। लेकिन क्योंकि उनको मिले ही शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल डायरेक्टली पार्टनर्स को ही मिलता है, शेयर कैपिटल पार्टनरशिप के किसी अकाउंट में नहीं जाता, वो सीधा पार्टनर्स की जेब में जाता है। जबकि कैश, जब अगर कोई एक्विजिशन एक्वायरर दे रहा होता है, लेट्स से अगर डब्ल्यू लिमिटेड एडा एंड ब्रांड को कुछ कैश की फॉर्म में पैसे देता है, तो वो पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट में जाते हैं। तो अभी जो इनको पैसे डालने पड़ रहे हैं ना बैंक अकाउंट में, उसका बहुत ऑब्वियस सा रीजन है कि इनको ट्रेड पेबल्स की 76,000 की सेटलमेंट करनी है, जबकि करंटली इनके बैंक अकाउंट के अंदर सिर्फ 14,000 पड़ा हुआ है। अब जब आप ये दोनों अमाउंट ऐड करोगे ना, 14,000 के अंदर ये जो इन्होंने बैंक के अंदर फिगर्स डाली है, 54,200, 54,200 एडा ने डाला है, प्लस 7,800 जो कि बैंक ने डाला है, और प्लस 14,000 जो कि बैंक में ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो आपको मैं ये कैलकुलेटर पे पता नहीं देखे ना देखे, एग्जैक्ट 76,000 बनेगा, जो कि सेटलमेंट है जो कि आपने ट्रेड पेबल को करनी है। एंड आफ्टर दिस बैलेंस आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, विच रिप्रेजेंट्स के अपेरेंटली आपकी बुक्स और ज्यादा सही से क्लोज हो गई हैं। अच्छा, पार्ट डी पे पढ़ते हैं, प्रिपेयर द जनरल एंट्री ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड टू रिकॉर्ड द एक्विजिशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। ये वो पार्ट है जिसकी वजह से हम ये पर्टिकुलर सवाल कर रहे हैं, मतलब ये वैसे बहुत रीसेंट 2025 का सवाल है, एक ये भी रीजन है। लेकिन जनरल एंट्री अगर वो आपसे मांग ले, अच्छा, कुछ सवाल यहाँ पे तो उसे 2 मार्क की जनरल एंट्री मांगी है, कुछ सवालों के अंदर वो आपसे मोर देन 2 मार्क्स की भी जनरल एंट्री मांग सकता है। डब्ल्यू लिमिटेड की जो एक्विजिशन हुई है उसके लिए वो कह रहा है कि डबल एंट्री जो है वो, प्रिपेयर जनरल एंट्री फॉर डब्ल्यू लिमिटेड टू रिकॉर्ड द एक्विजिशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। यहाँ पे 2 मार्क की है, बाकी कुछ जगहों पे आपसे ज्यादा मार्क की भी मांग सकता है। अच्छा, यहाँ पे 2 मार्क की क्यों है, यहाँ पे 2 मार्क की इसलिए है क्योंकि आपसे उसने ना पीछे परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करवाई 3 मार्क की, ठीक है। और परचेज कंसिडरेशन की जब आपने आपसे उसने कैलकुलेशन करवाई ना, तो उस कैलकुलेशन के अंदर आपने ये वाला सारा काम कर लिया, आपको गुडविल भी कैलकुलेट करनी पड़ गई 1,23,000 की, आपको जो है वो जो फिर आपने शेयर कैपिटल इशू किया 3 लाख का वो भी पता चल गया, शेयर प्रीमियम 2,25,000 का किया ये भी पता चल गया। अगर वो आपसे ये 3 मार्क की कैलकुलेशन यहाँ नहीं करवाता, और लेट से पहले पार्ट में ये पूछ लेता कि डबल एंट्रीज बना के दो, जो कि आप कुछ पास पेपर के सवालों में देखोगे, तो उसमें भी आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वो 5 मार्क, 6 मार्क, 7 मार्क की जो उसने सिर्फ डबल एंट्री मांगी भी होगी, उसमें आप देखोगे कि 2-3 मार्क की अक्सर एलोकेशन सिर्फ गुडविल के लिए होती है, या समटाइम्स ज्यादा की एलोकेशन सिर्फ गुडविल पे होती है। और बाकी चीजों की जो है फिर मार्क्स, जो बाकी के 2-3 मार्क्स बचते हैं वो उसको बाकी की चीजों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो खैर डबल एंट्री बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप देखो ना डब्ल्यू लिमिटेड में एक्विजिशन हुई कैसे है। डब्ल्यू लिमिटेड ने टोटल 4 एसेट्स खरीदे हैं। 4 एसेट जब खरीदे होंगे, एसेट की नेचर डेबिट होती है, जब भी वो बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। वो 4 एसेट्स जिस वैल्यू पे खरीदे हैं वो वैल्यू भी हमें प्रोवाइडेड है, ये रही वैल्यू। इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। तो हम यहाँ लिख देते हैं भाई, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, इन्वेंट्री
और ट्रेड रिसीवेबल, ये चारों एसेट्स आए हैं। जब चारों एसेट्स आए हैं तो ये चारों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। 174,48, 174,000, 48,000, फिर था 89,000 आई बिलीव इन्वेंट्री का। यस, और लास्ट में ट्रेड रिसीवेबल था 91,000। तो ये चार एसेट्स आए हैं, इनकी जो भी एग्रीड वैल्यूएशन थी। अच्छा देखो, अब ये डब्ल्यू लिमिटेड के लिए डबल एंट्री बना रहे हो। डब्ल्यू लिमिटेड डज नॉट केयर कि एसओएफपी के अंदर जो एडा एंड ब्रायन ने अपनी एसओएफपी बनाई हुई थी उसके अंदर ये वैल्यू, ये एसेट्स कितने पे रिकॉर्डेड थे। एड जो डब्ल्यू लिमिटेड का कंसर्न है वो इससे है कि क्या एग्रीड वैल्यूएशन में एडम एंड ब्रायन को जो है वो एडा एंड ब्रायन को पे कर रहा हूँ, और उसी वैल्यूएशन के ऊपर उसने अपने अकाउंट्स को क्या किया, अपने एसेट्स को उसने उसी अमाउंट से डेबिट किया। इसकी बहुत आसान सी बात आपको मैं बताऊं, तो आपने जो भी एसओएफपी बनाई थी, तो एसओएफपी के अंदर जो आप एसेट्स को, जो एक्वायर्ड एसेट्स होते थे उनको किस वैल्यू पे ऐड कराते थे, एग्रीड वैल्यूएशन पे कराते थे, जिसको हम फेयर वैल्यू कहते हैं, उस पे ऐड कराते थे। तो यहाँ पे डबल एंट्रीज में भी वो अपनी एग्रीड वैल्यूएशन पे ही रिकॉर्ड होंगी। ये चारों चीजें क्या हो रही हैं, ये चारों चीजें डेबिट हो रही हैं। तो मैं लिख देता हूँ डेबिट का है कॉलम, ये है कॉलम क्रेडिट का। एक चीज अभी भी रह गई है, क्या रह गई है भाई, गुडविल। ओके, अब ये परचेज गुडविल है, तो डब्ल्यू लिमिटेड इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि उसने उसके सेपरेटली ऑन टॉप एसेट्स की जो फेयर वैल्यू थी वो तो क्या थी, वो तो थी अपना 4,02,000, उसके ऊपर उसने 1,23,000 पे किया है गुडविल का। तो 1,23,000 को वो एज परचेज गुडविल अपनी एसओएफपी में एज अ एसेट शो करेगा। तो ये 1,23,000 भी यहाँ एज ए गुडविल जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पहली पार्ट में वो डबल एंट्री पूछता तो आप क्या करते, आप अगेन तो वही ऊपर काम किया वही करते, कि आप बोलते कि भाई हमने टोटल पेमेंट 5,25,000 की है, जिसमें से 4,02,000 के हमारे पास जो है वो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आए। तो जो बैलेंसिंग फिगर 1,23,000 है वो ऑटोमेटिकली गुडविल बन जाएगी। तो ठीक है ना, अगर आप फॉर्मूला शॉर्मूला नहीं लगाना चाह रहे, आप डायरेक्टली काम करना चाह रहे हो, तो इस तरीके से भी काम होता है। इनफैक्ट मार्किंग स्कीम के अंदर आपको गुडविल की फिगर जब आप डबल एंट्री के सवाल करोगे तो उसमें एज बैलेंसिंग फिगर ही लिखी हुई आएगी। तो वो बैलेंसिंग फिगर क्यों लिखी हुई आ रही होती है, वो यही रिप्रेजेंट कर रही होती है कि भाई तुम्हारा शेयर कैपिटल, लेट से इसी एंट्री को कंप्लीट करें, तो शेयर कैपिटल हमने देखा था कि हमारे 3 लाख शेयर इशू हुए थे, और शेयर हमेशा फेस वैल्यू से बढ़ता है, तो 3 लाख से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा था। और आपका बाकी का जो 2,25,000 था वो शेयर प्रीमियम के अंदर बढ़ रहा था, बिकॉज आपके शेयर की फेस वैल्यू कम थी और इशू प्राइस, जिस वैल्यू का आपने शेयर इशू किया, वो ज्यादा था। तो अब आप कहोगे कि यार ये क्रेडिट साइड पे टोटल बन रहा है कितना, 5,25,000 का, और डेबिट पे आप कहोगे कि यार अगर सिर्फ एसेट्स को, इन शुरू के चार एसेट्स को देखा जाए तो टोटल बन रहा है 4,02,000 का। तो जो बाकी का डिफरेंस है 1,23,000, वो किधर जाएगा, वो गुडविल में जाएगा। तो गुडविल को इसी वजह से डबल एंट्री के सवालों में बैलेंसिंग फिगर को भी एज अ बैलेंसिंग फिगर भी रेफर किया जाता है, बट इट्स द सेम थिंग, चाहे आप फॉर्मूला लगा के करो चाहे वैसे करो, मसला नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारी डबल एंट्री भी बन गई, ये 2 मार्क की यहाँ पे है। कुछ सवालों में आपको 5-6 मार्क की भी दिखेगी, बट अपेरेंटली काम यही होता है कि जो एसेट्स एक्वायर किए हैं। अच्छा, इस केस में लाइबिलिटी नहीं थी, अगर लाइबिलिटी भी एक्वायर करी होती तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेते। खैर, जो नेट एसेट्स आपने एक्वायर किए उनकी फेयर वैल्यू, उस पे उनको अगर एसेट है तो डेबिट पे रिकॉर्ड करो, लाइबिलिटी है तो जाहिर सी बात है बड़ा क्रेडिट पे रिकॉर्ड करो, और उसको एक्वायर करने के लिए जो पेमेंट की है उसको रिकॉर्ड करो, और उस एक्विजिशन के अंदर अगर कुछ गुडविल है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, एंड यू आर गुड विद द डबल एंट्री पार्ट। सर एसेट्स नेट बुक वैल्यू पे क्यों नहीं हो रहे? यार डब्लू, अब ये कोई आशीष सवाल है पूछने का, निहायत ही हमकाना सवाल है। डब्लू लिमिटेड के लिए ये एंट्री बना रहे हो, प्रिपेयर द जनरल एंट्री ऑफ डब्लू लिमिटेड टू रिकॉर्ड द एक्विजिशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। मैंने ये पार्ट पढ़ते साथ ही सबसे पहले बात ही ये करी कि डब्लू लिमिटेड डज नॉट केयर कि एडा एंड ब्रायन अपनी एसओएफपी के अंदर इस एसेट्स की वैल्यू को क्या रिकॉर्ड करके बैठे हुए, तो उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। उसको फर्क पड़ता है कि मैंने किस वैल्यू के ऊपर जो है इन एसेट्स को खरीदा है, कौन क्या एग्रीड वैल्यू फेयर वैल्यू जिसके ऊपर मैं एसेट्स को खरीद के आ रहा हूँ। तो मैं एसेट्स को खरीद के आ रहा हूँ, जो यहाँ पे एग्रीड वैल्यूज गिवन है कि इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल की, उसके ऊपर। और बहुत आसान सी बात, इसको ये भी समझ लो, अगर तुम घर पे तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस है, तुम उसमें एसेट्स खरीद के लेके आते हो, तो तुम दुकान वाला तो अपने पास इन्वेंट्री को, जो उसके पास जो माल तुम्हें बेच रहा है, मैं तुम्हें कैलकुलेटर बेच रहा हूँ, मेरी दुकान में ये कैलकुलेटर मेरी एसओएफपी के अंदर अपनी कॉस्ट पे 1,500 पे रिकॉर्डेड है, ठीक है। तुम्हें मैं ये बेचता हूँ 2,000 का, तुम आके अपने पास डबल एंट्री बनाओगे तो तुम कैलकुलेटर को 1,500 से डेबिट करोगे, 2,000 से डेबिट करोगे, ऑब्वियसली जितने का तुमने खरीदा है, जो तुम्हारी परचेज प्राइस है 2,000, उससे डेबिट करोगे। मेरी एसओएफपी में तो 1,500 का रिकॉर्डेड है, तो अब तुम मुझसे पूछने आ जाओगे सर मैं इसको जो हूँ वो क्या कहते हैं 1,500 पे क्यों नहीं रिकॉर्ड करूंगा, बिकॉज यू आर नॉट कंसर्न कि दुकानदार ने उसको किस प्राइस पे बनाया और किस प्राइस पे एसओएफपी में रिकॉर्ड किया हुआ है। यू आर ओनली कंसर्न कि तुम उस एसेट को कितने प्राइस पे अपनी दुकान में खरीद के ला रहे हो या अपने बिजनेस में खरीद के ला रहे हो, तो दैट इज वाई आप इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। अच्छा जी,
In negotiating the terms of sale of the business, Ada and Brian initially requested that goodwill be valued at five times the average profit of the last 3 years, but W Limited only offered 2 times. They finally reached an agreement of 3 times. Explain why W Limited did not accept the initial request of 5 times the average profit. Support your answer with relevant calculation because it was baseless ना. आप बोल रहे हो मुझे 5 टाइम्स की गुडविल पे कर दो, यानी कि जो मेरे 3 सालों का पिछला एवरेज प्रॉफिट है उससे 5 टाइम्स की आप गुडविल पे करो। 5 टाइम्स की गुडविल का क्या मतलब बनता है भाई? 3 टाइम्स पे अगर इसकी वैल्यू 1,23,000 है तो 5 टाइम्स पे तो इसकी वैल्यू 41,000 टाइम्स अगर 5 कर दें तो ये तो फिर 2,05,000 बन जाती। आप अगर 2,05,000 की गुडविल पे करते तो दैट वुड बी इनॉर्मस, मतलब वो तो बहुत ज्यादा गुडविल एक तो हो जाती, ठीक है। सबसे बड़ा मसला ये होता। और उसके बाद फिर आपको जो शेयर इशू भी करना पड़ता वो भी ज्यादा का करना पड़ता ना, फिर आपकी जो परचेज प्राइस बनती वो भी ज्यादा बनती। तो मैं इसको अगर कैलकुलेशन में शो करूं, goodwill at 5 times offer 2 times refinery, okay, yeah. Goodwill if valued at 5 times the average of last 3 years profit, at 5 times the average of last 3 years profit, then it would be then it would be कितनी होती भाई? अभी जो है वो हमने निकाली थी 41,000, बेसिकली एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट आया था, उसको टाइम्स 3 किया था। अगर उसी को टाइम्स 5 कर दें, 41,000 टाइम्स 5, देन इट वुड बी 41,000 टाइम्स 5। तो ये बन जाएगा कितना? 41,000 टाइम्स 5, 2,05,000। ठीक है ना? मेकिंग द टोटल परचेज कंसिडरेशन, मेकिंग द टोटल परचेज कंसिडरेशन, मेकिंग द टोटल परचेज कंसिडरेशन एट, कितना बन जाता भाई? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितनी थी? 4,02,000। 4,02,000 के अंदर फिर हमें 2,05,000 ऐड करना पड़ता। 4,02,000, फिर जो अगर 5 टाइम्स के हिसाब से गुडविल वैल्यू होती तो 2,05,000, दैट वुड बिकम 6,07,000। जो टोटल परचेज कंसिडरेशन है दैट वुड बिकम 6,07,000, विच वुड मीन विच वुड मीन गुडविल इज अकाउंटेड। अगर आप 6,07,000 टोटल पे कर रहे हो विच मीन गुडविल इज अकाउंटेड, और उसमें से 2,05,000 आपका गुडविल है, तो 2,05,000 डिवाइड बाय 6,07,000, अगर मैं इसको परसेंटेज टर्म में निकालूं तो टाइम्स 100, तो 2,05,000 डिवाइड बाय 6,07,000 टाइम्स 100, ये बन रहा है कुछ 33%, 33.77% इनफैक्ट, विच इज गुडविल इज अकाउंटेड 33.77% ऑफ होल ट्रांजैक्शन प्राइस, which would be very high. सर लेकिन हमें कैसे पता कि ये सही वैल्यू है या नहीं है? हो सकता है 5 लाख सही वैल्यू हो। हाँ हाँ हाँ, ऊपर अभी पढ़ा था ना, गुडविल इज सब्जेक्टिव। और 5 लाख आप क्या कह रहे हो? 5 लाख तो कोई वैल्यू यहाँ मुझे दिख ही नहीं रही, इसकी 2,05,000 गुडविल दिख रही है। और पिछले जो हमने जो 3 टाइम्स के हिसाब तो से सर निकाली थी हो तो वो, सकता है 5 टाइम्स ही सही हो जो कि नहीं नहीं, सही सही, ये प्राइम हो। ये जो गुडविल की हमेशा होती है नेगोशिएशन होती है, ये कभी भी सही गलत नहीं होती है। मैंने आपको अभी ऊपर बताया गुडविल इज ऑब्जेक्टिव, ये बेचने वाले के लिए हमेशा ज्यादा होगी, तो खरीदने वाले के लिए तो हमेशा फिर कम मैं बस होगी। डिफरेंस बता दूंगा ना उनको कि उन वो जो 5 टाइम्स कह रहे हैं और हम्म। डब्ल्यू लिमिटेड जो 2 टाइम्स कह रहे हैं उसका डिफरेंस क्या है। तो उस डिफरेंस से बताने से होगा क्या? अच्छा, डब्ल्यू लिमिटेड 2 टाइम्स ही कह रहे, डब्ल्यू लिमिटेड ने 2 टाइम्स कह रहे थे लेकिन उन्होंने फिर एटलीस्ट 3 टाइम्स उनको दे ही दिया था। हाँ लेकिन डिफरेंस बताने से होगा क्या? तो अब डिफरेंस तुम बता दोगे, ठीक है, तो उससे होगा क्या? हम भी वैसे अभी डिफरेंस ही बता रहे हैं कि अभी जो है वो अगर आप 5 टाइम्स के हिसाब से जाओगे तो आपको परचेज प्राइस ज़्यादा देनी पड़ेगी, और परचेज प्राइस का जो टोटल 33.77% है, वो गुडविल के लिए सिर्फ अकाउंटिंग करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। और गुडविल अगेन क्या है? गुडविल इज द प्रीमियम दैट यू आर पेइंग टू द सेलर, कि भाई तुमने मेहनत की है तो ये तुम्हारा प्रीमियम है कि तुम अपना प्रोडक्ट बना के मुझे बेच रहे हो। तो प्रीमियम जो आप अगर एज एक्वायरर सोचो तो मैं तो चाहूंगा मैं कुछ प्रीमियम ना दूं, और अगर प्रीमियम दे भी रहा हूं तो कम से कम दूं।
तो वो तो बिल्कुल बात ठीक है, वो तो गुडविल कभी भी आप ये नहीं कह सकते सही वैल्यू है गलत वैल्यू है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव। हो सकता है अगला बंदा है जो कि आप वाले एस्पेक्ट को देख ही नहीं रहा हो, तो वो तो बोले कि इसकी तो नेगेटिव गुडविल है, ये तो बिजनेस खरीदने जैसा है ही नहीं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्टिविटी, कि आप किस तरीके से जो है वो उस चीज को, उस बिजनेस को असेस करें। तो खैर, अगर आप ये 5 टाइम्स के हिसाब से जाते तो आपकी जो गुडविल का जो टोटल ट्रांजेक्शन का 33.77% है वो सिर्फ गुडविल के लिए अकाउंटेड हो रहा होता। एंड द न्यू शेयर्स, अच्छा यहाँ पे अभी समझना, द न्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो अभी मैं देने वाला हूँ। द न्यू शेयर्स इशूड विल बी, अब अगर 6,07,000 के आपने पूरा का पूरा शेयर इशू से सेटल करना है, और आप एक शेयर 1.75 का ही देते हो, तो आपको नए शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे? 1.75, 6,07,000 डिवाइड बाय 1.75, आपको नए शेयर्स देने पड़ जाएंगे जनाब 3,46,857, विच इज 3,46,857। द न्यू शेयर इशू विल बी 3,46,857, और विच विल मेक द टोटल शेयर्स, अभी इनके टोटल शेयर्स कितने इशू थे अगर आप इधर आओ, अभी इनके टोटल शेयर्स इशू थे 5 मिलियन, और 5 मिलियन का अभी ये सिर्फ अगर 3 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो एक काफी छोटा चंक जो है वो ओनरशिप का डाइल्यूट हो रहा है। लेकिन अगर ये 3,46,000 शेयर्स इशू करेंगे, so that will dilute the ownership comparatively much more. The new share issued will be 3,46,857 shares, which will dilute ownership ownership of existing owners further। डाइल्यूट तो अभी भी हो रही है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा डाइल्यूट करेगी, ये कहने का मतलब है। ऑफ will dilute ownership of existing owners more, hence W Limited made the right decision as benefits of merger are not sure, are not guaranteed, well guaranteed is the right word, are not guaranteed, therefore lower the premium lower the premium the better it is for acquirer। तो भाई जो एक्विजिशन होती है ना, ये होती है कि भाई हम बड़ा कोई कमाल कर लेंगे, द बेटर इट इज फॉर एक्वायर। जरूरी नहीं है या लाजमी नहीं है कि आप जब भी अगर एक डिफरेंट बिजनेस एक्वायर करते हो तो आप हमेशा कमाल करो, बल्कि कई जगहों पे तो सच्ची बात है, ये देखा गया है कि एक्विजिशन के बाद एक्वायर्ड मर्ज बिजनेस जो है वो अक्सर स्ट्रगल भी करता है, बिकॉज जो हमने बात भी करी थी कि इंटीग्रेशन इतनी अच्छी नहीं हो पाती, और शुरू के सालों में तो डेफिनेटली स्ट्रगल करता है। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो इंटीग्रेशन के बाद अपनी मर्जर के बाद अपनी वैल्यू को बढ़ाने की जगह कभी कभार लूज भी कर बैठते हैं, क्योंकि वो मर्जर जो होता है वो इतना बड़ा होता है, या उसका साइज ऐसा होता है, या उसकी कुछ नेचर ऐसी होती है जिसकी वजह से दोनों बिजनेसेस इंटीग्रेट नहीं हो पाते। अगर दो बिजनेसेस इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे, तो आपका मर्जर जो है इट इज बाउंड टू ब्रिंग फेलियर्स। तो दैट इज वाई इट्स बेटर कि आप जितने कम प्रीमियम देके मर्जर कर सको उतना बेहतर है। तो उन्होंने अगर 5 टाइम्स मांग रहे थे तो 3 टाइम्स दिया, तो बहुत अच्छा किया, बल्कि अगर इससे भी कम होता तो वो और ज्यादा अच्छा होता, लेकिन बियर मिनिमम जो आप दे सकते हो वो आप बस दो, टू गेट द मर्जर डन, दैट इज इट। खैर ना, नेक्स्ट पार्ट में कहता है टू सेटिस्फाई द परचेज कंसिडरेशन एडा एंड ब्राइन वर ऑफर्ड टू ऑप्शंस बाय डब्ल्यू लिमिटेड, फुली सेटिस्फाइड विद द ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड, fully satisfied by cash, evaluate whether or not Ada and Brian made the right decision to choose option one, justify our answer, and this is for 5 good marks, so it is very easy। हम पहले लिख देंगे choosing option one, या ये लिख लो getting paid through shares will allow Ada and Brian to benefit from सिनर्जीज ऑफ मर्जर। सिनर्जी का मैंने आपको मतलब बताया था कि भाई वो कल हमारे सवाल जो मर्जर का कर रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि सिनर्जी यानी कि जब दो बिजनेस कंबाइन हो जाएंगे तो हो सकता है उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, हो सकता है कि उनको कोई टैक्स बेनिफिट मिलने लगे मर्ज बिजनेस की वजह से, एनी रीजन जिसकी वजह से उनकी अर्निंग्स बढ़ रही हो मर्ज बिजनेस की वजह से। तो अगर तो वो एडा एंड ब्राइन सिर्फ कैश में पैसे ले लेते,
तो अब वो जो सिनर्जीज क्रिएट होती, जो अर्निंग्स के अंदर इंक्रीज आता, जो मर्जर इसी एंटिसिपेशन के साथ होता है कि अर्निंग्स के अंदर इंक्रीज आएगा, अर्निंग्स के साथ इंक्रीज आएगा तो शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। अभी एडा एंड ब्राइन ने शेयर्स लिए हैं, तो उस सिनर्जी की वजह से जो बेनिफिट होगा, और जब उसकी शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो वो बेनिफिट एडा एंड ब्राइन को भी मिलेगा। अगर वो कैश के अंदर अपनी पेमेंट ले लेते तो शेयर प्राइस अब जो बढ़ेगी, या जो उसका बेनिफिट जो मर्जर का होने वाला है, एडा एंड ब्राइन को उसके अंदर कोई शेयर नहीं मिलता। सो गेटिंग पेड थ्रू शेयर्स will allow Ada and Brian to benefit from synergies that will be created that will be created by the merged business by the merged business through by the merged business through increase in share price of W Limited। ठीक है ना। और इसके साथ साथ जब आपके शेयर्स होंगे तो आप कुछ ना कुछ ओनर भी हो उस बिजनेस के अंदर, तो आप उस बिजनेस के अंदर जाके सजेशन दे सकते हो, या एटलीस्ट अगर शेयर होल्डर हो तो आप जाके डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो। यू विल एडा एंड ब्रायन विल स्टिल हैव सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल ओवर द बिजनेस। बहुत ही माइन्यूट होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर 5 मिलियन है, 50 लाख के शेयर के आगे आपके सिर्फ 3 लाख शेयर होंगे, तो उनकी जो कंट्रोल या ओनरशिप होगी वो बहुत ही माइन्यूट होगी। बट स्टिल दे विल हैव सम से ओवर द बिजनेस, सम से कुछ ना कुछ तो उनके 3.5 लाख वोट्स, या 3 लाख जो उनके वोट्स हैं, कुछ ना कुछ तो वो अकाउंटिंग कर रहे होंगे ना। सो दे विल हैव सम से इन द न्यू बिजनेस, सम से इन द न्यू बिजनेस। ठीक है ना। तो ये दो बेनिफिट दे दिए, अब दो डिसएडवांटेज दे सकता हूँ। द कंट्रोल विल बी वेरी डाइल्यूटेड एट जब यहाँ पे मैंने जो बात लिखी है कि दे विल हैव सम से इन द न्यू बिजनेस, बट अगर वो कैश पे जाते तो दे विल हैव नो से इन द बिजनेस, कैश लेके वो अलग हो जाते हैं। अच्छा, फिर अब इसका नुकसान क्या है भाई, जो उन्होंने सारा का सारा जो है वो शेयर्स के अंदर पैसे ले लिए हैं, तो तो देयर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी विल बी वेरी insignificant, making ability will be very insignificant, and there will also be chances and there will also be chances also be chances that share price share price of W Limited may drop, leading to losses being made by Ada and Brian, which could have been avoided which could have been avoided which could have been avoided if they choose the cash option। कंक्लूजन क्या दूंगा? कंक्लूसिवली, दो फॉर पॉइंट्स हो गए, दो अगेंस्ट पॉइंट हो गए। कंक्लूसिवली इट कैन बी सेड, अब यहाँ पे आपकी अपनी राय होती है कि आप क्या समझते हो। इट कंक्लूसिवली इट कैन बी सेड दैट पार्टनर्स, क्या भाई सही डिसीजन लिया गलत डिसीजन लिया? पार्टनर्स मेड, सब्जेक्टिव है अगेन, ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। मेरी नज़र से देखो तो मैं तो यही समझूंगा कि अगर आप बिजनेस बेच रहे हो तो फिर उसमें आपको अपनी सही क्यों रखनी है, आपको शेयर क्यों चाहिए? आप बेच रहे हो तो बस कैश पे बेचो और फिर करो उस कैश का जो करना है। आप बाउंड ना रहो ना उसके बाद भी, फिर अभी भी ये बाउंड है। एडा एंड ब्रायन ने जब अपना शेयर ले लिए, तो बाउंड इन सेंस कि वो शेयर बेच के कभी भी उसको कैश आउट तो करा सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है ना। आप डायरेक्टली कैश ले लो, और डायरेक्टली कैश लेके जो है वो निकल जाओ बिजनेस के अंदर से, पूरा का पूरा निकल जाओ। तो ये मेरी से है। कुछ बिजनेसेस ये भी कुछ लोग जो है वो ये भी कह सकते हैं कि आपका जो है वो जो उनका ऑप्शन था वो ये था कि जो बेटर ऑप्शन था वो ये था कि भाई वो शेयर्स ले लेते, और क्योंकि शेयर्स के अंदर जैसे हमने बेनिफिट डिस्कस करेंगे, मोर सिनर्जीज होंगी तो हायर शेयर प्राइस से वो जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन लिख देते हैं। कंक्लूसिवली इट कैन बी सेड दैट पार्टनर्स मेड अ
अप टू यू, मतलब मेरी नज़र में रॉन्ग है, वैसे मेरी नज़र में कुछ हद तक सही भी है लेकिन कुछ हद तक रॉन्ग भी है। सो इट्स अप टू द पर्सन जो कि आंसर लिख रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ रॉन्ग है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स वाकई ऐसे हैं जिसपे मुझे भी लगता है कि राइट है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिसपे मुझे लग रहा है रॉन्ग है। सो पार्टनर्स मेड अ रॉन्ग डिसीजन सर एज दे विल। सिनर्जीज की डेफिनेशन क्या है? किसकी? सिनर्जीज बेनिफिट्स क्रिएटेड बाय द मर्जर, सिंपल। वो बेनिफिट लोअर कॉस्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम टैक्स शील्ड हो सकता है, लोअर फाइनेंसिंग रेट हो सकते हैं, मर्ज बिजनेस के जो भी, एक बड़े बिजनेस का जो भी फायदा है वो आपकी सिनर्जीज के अंदर काउंट हो सकता है। एज दे विल बी सब्जेक्ट टू लॉसेस इन शेयर वैल्यू और इन शेयर प्राइस। दैट वाज माय कंक्लूजन। यहाँ पे हमारा पूरा 25 मार्क का फेब्रवरी मार्च 2025 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये या आई बिलीव 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया। इट वाज अ वेरी रिसेंट क्वेश्चन, फुल फ्लैज क्वेश्चन था जिसके अंदर एक्वायरर और सेलर दोनों के परस्पेक्टिव से हमें अकाउंटिंग करनी थी।